गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे परमाणु तथा अणु के बारे में। तो देखिए, परमाणु और अणु क्या होते हैं, इसकी जो खोज थी हमारे लगभग 500 ईसा पूर्व ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कर ली थी। जो हमारे महर्षि थे, जो कणाद थे, उन्होंने भी 500 वर्ष पहले ही बता दिया था कि कोई भी पदार्थ होता है जो छोटे छोटे कणों और अणुओं से मिलकर के बना हुआ रहता है। आखिरी में किसी भी पदार्थ को जब हम बांटते जाएंगे, टुकड़े करते जाएंगे, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि जिसमें उस पदार्थ को और अधिक भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम परमाणु कहेंगे। तो परमाणु देखिए, हम परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तथा अणु। हमारे पाठ का नाम है परमाणु तथा अणु। तो परमाणु क्या होते हैं, सबसे पहले हम शॉर्ट रूप से हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, परमाणु क्या होते हैं। उसके बाद हम किताब का देखेंगे कि परमाणु जो होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए रहते हैं, उन्हें परमाणु कहा जाता है। और परमाणु किसके लिए कहा गया है? सिर्फ एक परमाणु के लिए, एक कण के लिए परमाणु कहा गया है। आप किसी भी पदार्थ को ले लो, वो बहुत सारे कणों से मिलकर के बना हुआ रहता है, और उन कण में क्या जुड़े हुए रहते हैं? परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। परमाणु एक स्वतंत्र कण होता है, इतना सूक्ष्म कण होता है कि उसे और अधिक भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब यह तो हुई हमारी चैप्टर की बात। अब हम इसके चैप्टर के टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला है परमाणु रासायनिक संयोजन का नियम। इसमें सबसे पहले रासायनिक संयोजन का नियम या रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन तो देखिए, रासायनिक संयोजन में दो नियम है। पहला तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन में पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया कर ले, लेकिन उसका जो द्रव्यमान रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया है। किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया कर ले, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप उस पदार्थ में कोई परिवर्तन, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें अगला स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम लवाइजिए नामक जो वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों की अवधारणा थी कि कोई भी जो यौगिक बनता है वह किससे मिलकर के बनता है? तत्वों से। कोई भी यौगिक जो होता है किससे मिलकर के बनता है? तत्वों से मिलकर के बनता है। यौगिक का निर्माण तत्वों से मिलकर के होता है, लेकिन इनका जो निर्माण होता है तो ये तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। अर्थात इनका जो अनुपात होता है वह कभी भी नहीं बदलता, और इनका जो अनुपात होता है वह हमेशा स्थिर ही होता है। जैसा कि जल दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। चाहे कितना भी बने, कितने भी यौगिक हो, लेकिन इनका अनुपात सदैव क्या होता है? 1.8 होता है। अब ये कैसे होता है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है? 1 होता है।
और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 8। तो ये मिलकर के क्या हुआ 1:8 होता है। तो इसका जो अनुपात है वह स्थिर होता है, इसलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। अब इस नियम के अनुसार कोई भी जो तत्व रासायनिक द्रव्य होते हैं वह 2 परमाणुओं से मिलकर के बने हुए रहते हैं। इनके अंदर 2 परमाणु ही काम आते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं। फिर इनका निर्माण होने के बाद ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे अवपरमाणु उपस्थित होते हैं। तो ये इस नियम की व्याख्या करते हैं। चलो देखते हैं, उनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम, तो इस नियम के अनुसार सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिनका न तो सर्जन होता है न ही विनाश होता है। अगला है, दिए गए सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और नंबर 4 पे है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इन चीजों को मैंने आपको नोट्स में भी लिखा रखा है और अभी फिर बता रहा हूं, तो इन चीजों को तुम अच्छे से याद कर लेना। तो अब इनको आप ऐसा करो, अपनी कॉपी में इनको देख के लिख लो, ठीक है, ताकि ये एक बार फिर से नए हो जाएंगे, इसलिए इनको लिख लो। अब देखते हैं हम परमाणु। तो देखिए परमाणु क्या होते हैं। तो जैसे आपने दीवार देखी है कि दीवार का निर्माण कैसे एक के ऊपर एक ईंट रख के कंकर पत्थर डाल के निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु होते हैं। परमाणु का भी निर्माण इसी प्रकार से होता है। परमाणु क्या होता है, एक के ऊपर एक इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं, अब हम परमाणु की परिभाषा देंगे। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहा जाता है, इसका माप क्या होता है, इसे किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है जिसे हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे परमाणु कहा जाता है। अब आप कोई भी ऐसा पदार्थ ले लो और उस पदार्थ को इतने भागों में विभाजित करो कि उससे आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसका जो आखिरी कण होगा उस आखिरी कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो उसका जो आखिरी छोर होगा, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है हमारे पास, अब इस पदार्थ को हमने क्या किया, टुकड़ों में बांटा, यहाँ से बांट दिया, यहाँ से बांट दिया, और बांटते बांटते आखिरी छोर में इसका कण इतना सा हो गया। अब इसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसे हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परमाणु का माप, परमाणु का माप, तो परमाणु का माप कैसे होता है, किस प्रकार से इन्हें मापा जाता है। तो इनके जो मापने की इकाई होती है वह नैनोमीटर, एनएम के द्वारा मापा जाता है। नैनोमीटर क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई होती है, नापतोल की जो इकाई होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। तो उसे हम इस प्रकार से माप सकते हैं, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम इनको मापते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं परमाणुओं का माप, और इनकी जो माप की लंबाई मोटाई होती है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है।
10 की घात माइनस 9 m बराबर क्या होगा 1 नैनोमीटर, और 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है। अब देखिए जैसा कि हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह कितनी होती है -10। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वह कितनी होती है 10 की घात -10 होती है। और जल के अणु की जो त्रिज्या होती है, जल के अणु की त्रिज्या 10 की घात -9 होती है। ये तत्वों की क्या होती है परमाणु त्रिज्या होती है। और इसी के आधार पर हम किसी भी तत्व और परमाणु के उसका आकार माप सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। तो देखिए तत्वों के प्रतीक। तो देखिए डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया कि परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में उनकी एक निश्चित मात्रा को इंगित करते हैं, तो इसलिए उनको उनके प्रतीक के आधार पर लिखना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु है। अब हाइड्रोजन का पूरा नाम हाइड्रोजन, तो इसके प्रतीक के रूप में हम क्या लिखते हैं H लिखते हैं, जो कि इसकी एक निश्चित मात्रा को इंगित करता है, इसलिए इसे इस अक्षर से लिखा जाता है। इनका नाम लिखने के लिए एक संस्था भी है जिसे IUPAC कहा जाता है। इसी के आधार पर किसी भी तत्व का जो नामकरण होता है वह किया जाता है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि यह किसी भी तत्व के नामों को उनको मान्यता देता है और उन्हीं के आधार तत्वों का वर्गीकरण उनका नाम लिखा जाता है। अब किसी तत्व का एक नाम लिखा जाता है H, लेकिन अगर कोई तत्व दो समान है, उनके आगे के जो अक्षर हैं, जो आगे के कैपिटल अक्षर हैं वो भी अगर समान है तो फिर उनके दो नाम लिखे जाते हैं। जैसे कि बिस्मिथ तो Bi और बेरिलियम का Be, लेकिन पीछे का जो अक्षर होता है उसे छोटा लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इनको लिखा जाता है।